देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है यहाँ से कि देश को चलाने के लिए देश की सत्ता को जो पूंजी चाहिए, वह पूंजी, वह पैसा उसके पास नहीं है। तो जब वो पूंजी, वह पैसा नहीं है, तो पैसा आएगा कहाँ से? जितना मुझे समझ में आता है, आप तीन चीज़ कर सकते हैं। पहली, आप आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। दूसरी, कि आप जितनी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो नवरत्न हो, महारत्नों में आती हैं, पीएसयूज जो हैं हमारी, आप उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको प्राइवेट हाथों में उसकी हिस्सेदारियों को सौंपेंगे। और तीसरी, आप इंटरनेशनल लोन लेंगे, जो इंटरनेशनल डेबिट्स होते हैं, आप वो लेंगे, फिर चाहे वो आईएमएफ से हो या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो या फिर तमाम और जो भी आपके स्रोत हैं। तो मुझे जितना समझ में आता है, आप यही तीन चीज़ कर सकते हैं। तो जब आप ये देखेंगे कि पिछले वर्षों से आरबीआई से सरकार किस प्रकार से पैसा निकालती है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम सरकारें आरबीआई से पैसा लेती आई हैं। उसके बाद जब पिछले साल काफ़ी शोर हुआ था, तो जो आप 2019 में देख रहे हैं कॉन्टीजेंसी फंड, जो कि 1.76 लाख करोड़ रुपीस भी सरकार ने आरबीआई से लिया। फिर दूसरी स्थिति में आ जाइए जहाँ पे हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे आप देश के पीएसयूज़ को, देश की सरकारी कंपनियों को की हिस्सेदारी को आप प्राइवेट हाथों में बेच दीजिएगा, वहाँ से आप पैसा निकालेंगे। या फिर जहाँ से आप देश के रेलवेज़ को, देश के हवाई अड्डों को, देश के बंदरगाहों को, इनको बेच करके उसकी एवज में जो आप पैसा आएगा उससे आप देश चलाएंगे। क्या इस स्थिति में भी आ गए हैं हम? हमारे पास एक डाटा है जो रिसेंटली कुछ कंपनियां सरकार ने जारी की हैं, जिसकी हिस्सेदारी वह बेचने वाली हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन तमाम कंपनियों का नाम। इसमें एयर इंडिया भी है, इसमें कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है, इसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी है। तमाम कंपनियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जब आप आइएगा, अभी तो सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह एलआईसी की भी 25% जो हिस्सेदारी है वह भी बेचने वाली है। इस स्थिति में आ गए हैं हम। नहीं है जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, वो इस दौर में ही कर रही है। पहली सरकारें, जो पिछली सरकार थी, उसने भी डिसइन्वेस्टमेंट किया है, पर इस रूप से नहीं किया जिस प्रकार यह गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद जब तीसरी परिस्थिति को आप टटोलेंगे कि अब बाहर से, हम कहते हैं हम पैसे के लिए लोन ले लेंगे, बाहर से कर्ज ले लेंगे, फिर चाहे वो आईएमएफ से हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो या आपके जो भी स्रोत हों, तो वह कर्ज भी, जो एक्सटर्नल डेप्ट है भारत के ऊपर, जो कर्ज है विदेशी मुद्रा का, वह भी 559 बिलियन डॉलर का हो चला है। तो आप खुद देखिए और समझिए परिस्थितियां किस प्रकार से चल रही हैं। और हमें लगता है जब हम आर्थिक परिस्थितियों को समझ रहे हैं तो एक चीज़ और समझनी चाहिए आपको। कुछ हफ्तों पहले सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी किया। उस मेमोरेंडम में क्या है? उस मेमोरेंडम में इस बात का जिक्र किया गया कि 31 जुलाई 2020 से पहले जो भी आवेदन हुए, जो नियुक्तियां होनी थी तमाम सरकारी विभागों में या मंत्रालयों में, वे रोक दी गई हैं। उसके बाद भी अगर आप कोई नियुक्ति करना चाहते हैं तो आपको ट्रेजरी को बताना पड़ेगा, फिर वह ट्रेजरी जांच करेगी कि हमारे पास उस नियुक्ति को वेतन देने की परिस्थिति में भी हम हैं या नहीं हैं। यह आलम हो चले हैं। इसके मतलब क्या और मायने क्या है? बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यहाँ से कि देश की सरकार के पास, हमारे देश में बेरोजगार होते जा रहे जो युवा हैं, वह सरकार अपने तौर से भी उन युवाओं को, उन बेरोजगार युवाओं को वह रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति है, ये आर्थिक परिस्थिति है। पर इस आर्थिक परिस्थिति को कोई स्वीकारेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ ठीक है। आप भूल जाइए, आप मान लीजिए इस बात को, सब कुछ ठीक है। आप मान लीजिए कोरोना महामारी इस आर्थिक संकट की वजह है। आप मान लीजिए क्योंकि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जब जीडीपी का नंबर आने वाला था, उन्होंने कह दिया दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। फिर तो यह भी एक्ट ऑफ गॉड होगा कि 16 मजदूर ट्रेन की पटरियों से कट के उनकी मृत्यु हो जाती है लॉकडाउन के टाइम पे औरंगाबाद के पास। क्या आपके पास कोई नीति, कोई विजन था कि कोरोना महामारी से कैसे लड़े? किस प्रकार से एक रात को आपने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लाखों मजदूरों को आप रोड पर ले आए, और वह मजदूर भी हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए राज्य दर राज्य जब उन्होंने अपने घर की ओर अपना सफर आरंभ किया, कई तो रास्ते में भूखे प्यासे चल बसे।
इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जगह कहीं नहीं मिलेगी, मीडिया में भी इन मजदूरों को कोई जगह नहीं मिलेगी और इसकी जिम्मेवारी भी कोई नहीं लेगा। और कोई भी सत्ता आ जाए, जी हाँ कोई भी सत्ता, अब तो ऐसा लगता है इस सत्ता को इन मजदूरों की याद सिर्फ तभी आती है जब चुनाव होने वाले होते हैं, और कुछ भी नहीं। और अब तो बिहार में भी चुनाव है, अब इन मजदूर जहां से सबसे ज्यादा मजदूर आते हैं, देखिए क्या क्या आर्थिक पैकेजेस और क्या क्या लुभावनी चीजों का ऐलान होगा इन मजदूरों के लिए। खैर उसमें हम नहीं जाते हैं, हमें लगता है एक बात का यहाँ जिक्र करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 यह वो तारीख थी जब हमें आज़ादी मिली। इस तारीख की 14 अगस्त की मध्य रात्रि जो पहली आज़ादी का पहला भाषण दिया गया था, पहली स्पीच दी गई थी, ट्रस्टी द डायनेस्टी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, उस भाषण का एक अंश सुनना चाहिए आपको। क्या बोला था उन्होंने? भारत की सेवा का मतलब करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना है। इसका अर्थ अज्ञानता और गरीबी को मिटाना, बीमारियां और अवसरों की असमानता को खत्म करना है। हमारी पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। किस आंख से आंसू मिट गए आज? तब 1947 था, आज 2020 है। किस आंख से आंसू मिट गए आज़ादी के 74 वर्ष पूर्ण करने के बाद? किस प्रकार से असमानता खत्म हो गई अवसरों में? किस प्रकार से करोड़ों गरीबों पीड़ित जो हैं उनकी क्या सेवा हो गई? किस आंख से आंसू मिट गए? ये सवाल करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको सुनने के लिए। इस वीडियो में जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो का जो अगला अध्याय है जो कि हम कल 10 बजे रिलीज़ करेंगे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आपसे एक निवेदन होगा मेरा, आपके जो भी सुझाव हैं इसके प्रति आप प्लीज़ उसको लिखिए, हम ज़रूर उसको सुनेंगे। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।